जिंदगी में आते हैं मोड़ ऐसे जब सही आदमी के साथ भी गलत होता है, और मेरे साथ भी हुआ। तो जब ये घटना घटी आपको हथकड़ी लगी होगी जब उठा के लेके गए आपको, और जब आपको जेल हुई? एक स्टेज मेरे ऊपर ऐसी आई कि मैं फंदा लगा लूं, मैं शक्ल ना दिखाऊं इस लोगों को। मुझे करप्शन केस में फंसाया गया। ये एक गुंडागर्दी थी पुलिस की। जो कुछ टीचर थे, टीचर के नाम पे धब्बा थे, वो वहाँ पे गुंडागर्दी तो करते ही थे, पढ़ाते नहीं थे। और मैंने अपनी पोजीशन को देखते हुए उन्हें काम करने के लिए कहा। आखिर एक ऐसी नौबत आई कि उन्होंने मुझे स्कूल में सरेआम पीट दिया। उनके रिश्ते के दामाद विजिलेंस इंचार्ज थे और वही उनकी ताकत थी। उन्होंने पहले भी बहुत से हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स को पीटा था। इन्होंने स्कूल के अंदर एक पीटीआई थी, उसके साथ इन्होंने यौन शोषण का केस हुआ और वो मेंटली वो हो गई, और फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ इनके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पे, यानी कि कुछ लोगों को गलत ट्रैप में पुलिस एक्यूज्ड बनाती है, उनके खिलाफ केस करती है और बाद में वो बाइज्जत बरी होते हैं। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और वो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, लेकिन उसके जो कुलीग्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, शेल्फिश हैं और कहीं ना कहीं उस ईमानदार व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ गलत केसेस शुरू हो जाते हैं उस ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ और वो उन मुसीबतों को झेलता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ऑफिस में मैनिपुलेटिव हैं या जो सही नहीं है, उनके पावर में बैठे लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा संबंध होते हैं, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा उठाकर वो काम नहीं करते और उस ईमानदार व्यक्ति पे सब कुछ डाल देते हैं और उस ईमानदार व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम, समस्याएं वर्क प्लेस पर झेलनी पड़ती हैं। आइए हम बात करते हैं इसी सीक्वेंस में। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ आए हैं, विनोद प्रकाश वर्मा जी। विनोद प्रकाश वर्मा जी करनाल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन टीचिंग को समर्पित कर दिया। राज्य सरकार से इनको बहुत अवार्ड भी मिले और इनको बहुत उपलब्धियां या बहुत तारीफें भी जहां भी इनकी पोस्टिंग रही टीचिंग प्रोफेशन के दौरान इनको मिली। तो आइए शुरू करते हैं इनसे चर्चा। नमस्कार विनोद। नमस्कार सर। सर, आप टीचिंग प्रोफेशन में रहे, अपने पूरा जीवन आपने दे दिया, तो टीचिंग प्रोफेशन में आप आए कैसे? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए आप। पहले तो इंसान को सर्विस चाहिए और उसे प्रोफेशन चॉइस का नहीं मिलता जी। उसके तो प्रोफेशन जो मिल जाए बस वही उसकी ज़िंदगी का रास्ता बन जाता है। फिर उसकी इंटरनल जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो उसके प्रोफेशन से सामने आती हैं और एक इंसान किसी भी प्रोफेशन को बड़ी डेक्स्ट्रसली चला सकता है आगे, और वो मैंने चलाया। मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरह चलाया और अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने फील्ड के अंदर मैंने अपनी एक छवि बनाई उसके अंदर अपने काम से, और हमारी छवि रही। लेकिन ज़िंदगी में आते हैं मोड़ ऐसे जब सही आदमी के साथ भी गलत होता है, और मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब पहली बार आपने जो केसेस फेस किए अपने लाइफ में, वो क्या स्टेज थी और आपने किस तरह के केसेस फेस किए जो आपके साथ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ? उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो स्टेप बाय स्टेप हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से, जैसे एक विजिलेंस का केस मैंने सुना है आपने कि हरियाणा विजिलेंस ने एक फॉल्स एफआईआर आपके खिलाफ की थी, जिसकी वजह से काफ़ी आपको डिफेमेशन फेस करना पड़ा और बाद में आप बाइज्जत बरी हुए। और किन लोगों ने वो केस किया था आपके खिलाफ और उसका पर्पज क्या था, मोटिव क्या था, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चाहते हैं आप डिस्कस करें। दिसंबर 2007 में जी, मेरे ही एक कुलीग रहे जी, एक लेक्चरर ने, मैं प्रिंसिपल था एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो मेरे अंडर लेक्चरर थे। उससे पहले हम लेक्चरर थे, वो हम कुलीग थे, और वो ट्रांसफ़र होके चले गए। और फिर अचानक एक दिन मेरे ऊपर रेड हुई, अचानक रेड हुई। तो वो ये कौन से साल की बात है? दिसंबर 2007 की बात है। 7 की बात है। मेरे उस कोलीग ने
विजिलेंस के अंदर एक कंप्लेंट दी मेरे अगेंस्ट कि मैं आजकल मॉडल टाउन के अंदर लेक्चरर हूँ, उससे पहले मैं बस्तली में लेक्चरर था। जब मैं अपनी सर्विस बुक वेरीफाई कराने गया तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरी वेरिफिकेशन गलत कर दी। मैंने उनको कहा कि जी ये वेरिफिकेशन तो आपने गलत कर दी, इसे ठीक कर दो। मैंने उन्हें समझाया कि मेरी वेरिफिकेशन ठीक है, लेकिन वो लगे कहने के कुछ खर्चा पानी करता हो तो बात कर। और मैंने पूछा कि क्या खर्चा पानी, ये तो रिश्वत हुई। तो उन्होंने कहा रिश्वत ही लगा लो। और कंप्लेंट में उन्होंने आगे ये लिखा कि वो बिना रिश्वत लिए मेरा काम करना नहीं चाहते और मैं रिश्वत देना नहीं चाहता। और मैंने विजिलेंस को कंप्लेंट कर दी और विजिलेंस ने रेड के अंदर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कहानी उन्होंने बनाई। एक्चुअली ये एक गुंडागर्दी थी पुलिस की। इससे पहले मैं 1996 के अंदर मेरी पोस्टिंग बड़सत स्कूल है एक करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे इंचार्ज प्रिंसिपल था। और कुछ लोग वहाँ पर जो कुछ टीचर थे, टीचर के नाम पे धब्बा थे, वो वहाँ पे गुंडागर्दी तो करते ही थे, पढ़ाते नहीं थे। और मैंने अपनी पोजीशन को देखते हुए उन्हें काम करने के लिए कहा। आखिर एक ऐसी नौबत आई कि उन्होंने मुझे स्कूल में सरेआम पीट दिया। उनके खिलाफ मैंने एफआईआर लॉन्च कराई। एफआईआर लॉन्च कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर कैंसिल हो गई। फिर दोबारा मेरे पास जब कोर्ट से नोटिस आया तो मैंने कोर्ट को कहा कि मेरे साथ घटना घटी है, मुझे सरेआम पीटा गया है। उन्होंने फिर उसकी हायर अथॉरिटी से इन्वेस्टिगेशन कराई और उसमें भी वो कैंसलेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए, जब आपको पीटा गया तो इंजरीज भी आई होंगी? हाँ जी। मेडिको लीगल रिपोर्ट रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी। मेडिको लीगल रिपोर्ट थी जी। मेरा मेडिकल था लगा हुआ, उसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई थी। और जब कुछ भी ना बन सका, जब वो उनकी ज़्यादा पावर थी, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पावर ज़्यादा थी, आखिर मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन डाली और वो केस चालू हो गया। जो मिसक्रिएंट्स थे जी, उनमें महावीर सिंह थे एक, और एक महावीर सिंह और एक सतनाम थे। और दोनों के ऊपर और लास्ट स्टेज ये आ गई कि अब इनको सज़ा होनी है। तो एक मैनिपुलेट की गई मेरे ऊपर रेड। ये उस रेड का ही एक कारण बना कि मुझे करप्शन केस में फंसाया गया। अच्छा, जो मेरे समझ आया, यानी कि आपके साथ उन्होंने जो मारपीट की, उस मारपीट के बाद जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें जो मेडिको लीगल रिपोर्ट आपकी थी और उन लोगों को लगा कि उनको सज़ा हो जाएगी, तो इसके यानी कि आपके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए आपको, या बदला लेने के लिए उन्होंने आपको एक विजिलेंस के ट्रैप केस में फंसाना चाहा। दोनों ही कारण थे जी। बदला भी लेना चाहते थे जी, और अपना बचाव भी करना चाहते थे। बचाव में तो उन्होंने मेरे ऊपर विजिलेंस का केस बना दिया, क्योंकि उनके रिश्ते के दामाद करनाल में ही विजिलेंस के इंचार्ज थे, विजिलेंस पुलिस इंचार्ज थे, मिस्टर अशोक चौहान विजिलेंस इंचार्ज थे। और वही उनकी ताकत थी और उन्होंने वो एक ट्रैप मैनिपुलेट करी। नहीं, जो ये महावीर सिंह बताया आपने, इनके दामाद थे? इनके दामाद थे जी, इनके रिश्ते में दामाद थे। और वो करनाल में विजिलेंस के इंचार्ज है, पोस्टेड थे? विजिलेंस के इंचार्ज पोस्टेड थे। यानी कि उसकी उनको बैक मिल रही थी वहां से? उनको वो तो थे ही, उनको तो बैक तो शुरू से ही मिल रही थी। उन्होंने पहले भी बहुत से हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स को पीटा था। अच्छा, पास्ट में भी ये घटनाएं घटी थी। जब मैं एज इंचार्ज बना तो मुझे भी ऐसी वार्निंग मिली थी कि भाई आपको जो है ना यहाँ सीधा कर देंगे अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा था, मैंने कुछ गलत करना नहीं था, ना करने देना था। मेरा तो पर्पस था बच्चों को शिक्षा देनी है, स्कूल को उठाना है। और ऐसा ही मैंने बस्तली स्कूल में, जहाँ मेरे ऊपर ट्रैप हुई, मेरा स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट भी आया,
उसके अंदर रिजल्ट्स में, और मुझे सरकार से 2 लाख का मेरे स्कूल को इनाम भी मिला उसके अंदर। और प्राइवेट स्कूल से कुछ बच्चे, करीब 97 बच्चे मेरे स्कूल के अंदर एडमिट भी हुए, और मेरा स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल था और जो बदनाम था, वो एक प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर हुआ, और उसके अंदर बच्चे एडमिट हुए। और ये वहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहते थे प्राइवेट के बजाय। वहाँ पे ये जहाँ ट्रैप हुआ, घटना तो ये थी कि वो, क्योंकि उनको सज़ा तो होनी थी अपने काम पे, और उनके जो रिश्तेदार थे वो उनको सज़ा से बचाना चाहते थे, क्योंकि सज़ा होने से उनकी सर्विस जाती थी, उनके पास इसका कोई उपाय नहीं था। अच्छा, जो फिजिकल असॉल्ट आप पे किया उस केस में उनको सजा होने के चांसेस थे? चांसेस नहीं, 100% सजा होनी थी। चांसेस का तो मतलब ही नहीं, होनी थी उनको। तो कैंसिलेशन, जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और कैंसिल किया एफआईआर को, कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करी, वो उसका कारण क्या था? पुलिस का पुलिस से मेल था। अच्छा, इनके मतलब पॉलिटिकल लिंक्स थे? नहीं, वो जो इनके रिश्तेदार थे वो पुलिस में ही थे। अच्छा, वो जो आपने बताया था अशोक चौहान इनके रिश्तेदार थे, वो पुलिस में ही थे जी। पुलिस के अंदर अप्रोच थी जी जी। पुलिस के अंदर वो भी हायर पोजीशन में थे, कमिश्नर की पोस्ट पे थे, पुलिस कमिश्नर, एसपी, इतनी बड़ी हायर रैंक में थे। तो उनका अपना रैंक भी उनके लिए बड़ा दबाव का कारण था। जहां भी पुलिस का कोई मामला आता वहीं उनको छूट जाते, उनके फेवर में हो जाती थी। और यही मेरे केस में हुआ। जब कोर्ट ने हायर अथॉरिटी से इन्वेस्टिगेशन कराया मेरे केस में, वो भी कैंसलेशन रिपोर्ट आ गई। अच्छा जी। और लेकिन जब मैंने कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन चली आगे प्रोसीड हुई, मेरे विटनेस थे, मेरे विटनेस ने गवाही, उनके पास विटनेस ही नहीं था कोई, वो खाली थे। यानी कि ये प्रोसीजर का पार्ट है। यानी कि जब पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दी तो कोर्ट ने आपको कहा कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस इन्वेस्टिगेशन? हाँ जी। तो आपने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इन्वेस्टिगेशन? हाँ जी जी। तो उसके बाद कोर्ट ने उसको कंप्लेंट केस ट्रीट किया? हाँ, वो कंप्लेंट केस बना, और कंप्लेंट केस के अंदर वो जो प्रोसीजर होता है जी, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन के विटनेस, फिर डिफेंस के विटनेस, फिर आर्गुमेंट, और उसके अंदर वो 100% बात साबित हो गई। तो आपको स्कूल में जो फिजिकल असॉल्ट हुआ था वो स्टाफ के और बच्चों के सामने ही हुआ था? हाँ, स्कूल लगा हुआ था। स्कूल के अंदर मैंने एक्चुअली उनको कहा कि आप क्लास में पढ़ाइए, वो पढ़ाते नहीं थे। उनकी नीयत भी गंदी थी, पढ़ाते भी नहीं थे, लेट भी आते थे। आखिर मैंने उनके अगेंस्ट ऑर्डर निकाले और उन्होंने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। धमकियों की शिकायत, जैसे वो मुझे धमकियाँ देते थे मैं शिकायत हायर अथॉरिटी को कर देता था। और आखिर वही जो मेरी कंप्लेंट्स थी, जो शिकायतें थी, वो एज विटनेस कोर्ट के अंदर आई और उन्होंने मेरी हेल्प की, और स्टाफ के भी कुछ मेंबर्स ने मेरी हेल्प की। जो एक्चुअल था वो कोर्ट के अंदर सामने आया, और जब उन्होंने देखा कि इनको तो अब सर्विस खत्म हो जाएगी, इनको तो जेल हो जाएगी, और उन्होंने ये ट्रैप मैनिपुलेट कर लिया। अच्छा, जो उनके रिलेटिव थे अशोक चौहान, विजिलेंस इंचार्ज, उनके साथ कनाइमेंस करके आपको विजिलेंस केस में, यानी कि करप्शन के केस में फंसाने का एक ट्रैप तैयार किया गया? एक ट्रैप था। हाँ, एक लीगल प्रोसीजर होता है जी। जो ट्रैप होती है वो एक लीगल प्रोसीजर होता है कि कंप्लेंट जाएगी, कंप्लेंट के बेस पे विजिलेंस, वैसे तो डीएसपी करते हैं इस केस को, लेकिन हरियाणा में क्योंकि डीएसपी कम है इसलिए इंस्पेक्टर को इसकी पावर दे रखी है। तो वो इंस्पेक्टर फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन उस समय चाहे शॉर्ट भी क्यों ना हो करते हैं कि जो एलिगेशन उस कंप्लेंट में लगाया गया है क्या वो एलिगेशन ठीक है। लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं देखा, सीधा एकदम रेड बनाई और मुझे उठा लाए। सारा काम बाद में किया, लेकिन वो जजमेंट से सारी बातें क्लियर हो गई। जजमेंट में अब कंप्लेंट हुई 7 दिसंबर 2012 को। विजिलेंस इंस्पेक्टर विजय आनंद थे, उन्होंने एक टीम बनाई, मेरे पास स्कूल में आए और मुझे उठा के स्कूल से ले गए। आप ये जो नाम ले रहे हैं और ये स्टोरी सारी बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है?
डॉक्यूमेंटेड हैं, ये कोर्ट की फाइल पे हैं, जजमेंट के अंदर हैं सारी चीजें। अच्छा, कोर्ट का जो जजमेंट है, वर्डिक्ट है फाइनल आपके एक्विटल का। हाँ जी, ऑनरेरी एक्विटल था ना आपका? ऑनरेरी एक्विटल था, बाइज्जत बरी किया था मुझे। अच्छा, उसमें जो रिलेटिव का आपने लिया कि विजिलेंस के इंचार्ज थे, ये भी जजमेंट में मेंशन है? हाँ जी, जजमेंट में मेंशन है जी। तो ट्रैप के बाद फिर कैसे चला आपका केस? मुझे तो उस समय ये पता ही नहीं लगा। अच्छा, जब ट्रैप इन्होंने किया तो आपको तो एकदम से शौक लगा? मुझे तो शौक लगा, मुझे तो ये पता ही नहीं लगा मेरे ऊपर ट्रैप हुआ क्यों। मैंने उनको कहा, जब विजिलेंस की टीम आई, मैंने उनको कहा क्या मेरे ऊपर रिश्वत का क्या कैसा केस है? मैंने तो कोई रिश्वत नहीं ली। लेकिन वो तो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड था सारा काम। उन्होंने एक ड्रामा प्रोजेक्ट किया कि हाथ धुआओ, हाथ धुआए, पानी नहीं, ये जब ट्रैप लगाई, ये जो फिनोल्फथलीन पाउडर जो यूज करते हैं हाथ धुलवाने के लिए, ये स्कूल में ही हुआ या ये कहीं और आपको उठा के ले गए फिर बाद में इन्होंने किया? एक्चुअली ये अपने हाथ पे लगा के लाए थे। ठीक है। अपने हाथ पे इन्होंने पहले से ही फिनोल्फथलीन पाउडर लगाया हुआ था। जब इन्होंने मुझे कहा कि आप हाथ धुआएंगे, आपके हाथ धुआए तो मेरा पानी रंगदार नहीं हुआ। फिर इंस्पेक्टर बोला कि आप ऐसे हाथ धोए जैसे हम बाथरूम करके हाथ धोते हैं, इस तरह धोए। और उसने मेरे हाथ रगड़ दिए, उससे पानी हल्का गुलाबी हो गया। और इन्होंने कुछ नहीं किया वहां पर, सिर्फ मुझे पकड़ा, गाड़ी में उठाए और करनाल ले आए। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आप पे एलिगेशन रिश्वत का था, वो कितने पैसे की रिश्वत की इन्होंने बात की उसमें? इन्होंने रिश्वत की बात की 1000 की, लेकिन वहां पर। और 1000 की एवज में क्या करवाना चाह रहे थे आपसे? ये मतलब ऐसा क्या बताया इन्होंने अपने केस कुछ भी नहीं करवाना चाह रहे थे, सिर्फ पकड़ना चाह रहे थे। इनके पास कोई ऐसा नहीं था, सिर्फ एलिगेशन एक था कि सर्विस बुक में आपने वेरिफिकेशन गलत की है, उस वेरिफिकेशन को ठीक करने के लिए 1000 मांगे हैं। और उस समय भी, जिस समय इन्होंने मेरे ऊपर एक एलिज्ड रेड की, फाल्स रेड की, उस समय भी वो 1300 रुपये मेज पे रखे गए, जिनको मैंने छुआ भी नहीं था। एक जो कंप्लेनेंट था गुलाब सिंह, उसने 1300 रुपये जेब से निकाले और मेज पे रख दिए, क्योंकि वो 1300 रुपये उसने किसी दूसरे टीचर से उधारे ले रखे थे। 1000 उधारे ले रखे थे और 300 रुपये फीस के थे। और उसने ये कहकर कि ये 1300 रुपये है वर्मा जी, उनको दे देना, जसपाल सिंह को दे देना। जसपाल सिंह इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे। अब स्टाफ बैठता है, आपस में लेन देन करते हैं, प्रिंसिपल को इस बात से क्या लेना। लेकिन उस समय जब उन्होंने कहा मुझे कि भाई ये 1300 रुपये है, उनको देना, तो मैंने उनको कहा ये मेरा काम नहीं है, किसी स्टाफ मेंबर को तो वो अपने आप उनको दे देंगे। और इतने में ही वो तो तैयारी थी, विजिलेंस की टीम तो तैयारी थी। अच्छा, ये सब प्लान था? ये प्लान था, यानी कि 1300 रुपये में इनको रखूंगा। हाँ। ये हाथ में पकड़ेंगे, ये हाथ और उसी में विजिलेंस की रेड आ जाएगी। लेकिन ना तो मैंने हाथ लगाया उनको, ना कुछ किया। जब उन्होंने देखा कि ये तो फेल हो गया काम, उन्होंने मेरे हाथ ही रगड़ दिए अपने हाथ से कि आपको हाथ धोने नहीं आते, जबकि लीगल प्रोसीजर सिर्फ उंगली को पानी में डुबोना होता है। हाथों पे फिनोल्फथलीन, अगर मैंने रुपयों को हाथ लगाया होता तो मेरी उंगलियों पे फिनोल्फथलीन पाउडर आता, और वो पाउडर जैसे ही उस सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है उसके अंदर जाता तो कलर हो जाता। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ ऐसे धुआए जैसे बाथरूम की तरह हाथ धुआते हैं, और उससे भी पानी रंगदार नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे हाथ रगड़ दिए। अच्छा, उन्होंने अपने हाथों से फिर आपके हाथ रगड़े? हाँ। उस समय स्कूल का सारा स्टाफ था, स्टाफ ने भी ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने ये सोच के अब तो तुम्हारी पिटाई होगी, यहाँ ले चलो इसको यहाँ से, और उन्होंने फटाफट गड्डी में डाला और मुझे वहाँ से ले गए। और अगर वो थोड़ी देर भी रहते तो गांव से बच के ना जा सकते थे। उनको तो ये था बस इसको पकड़ लो किसी तरह। यानी कि गांव के लोग या जो कुलीग थे, स्टाफ था, वो सारा आपके हक में था? सब हक में थे, सब जानते थे मेरे बारे में, जानते थे सब कि ये तो हो ही नहीं सकता। और बस वो ले गए। उसके बाद उन्होंने ये सारा केस अपने आप बना दिया
इस तरीके से कहानी बनाई। केस चला, प्रोसिक्यूशन विटनेस हुए, डिफेंस विटनेस हुए, कंप्लेनेंट डिफेंस स्टेटमेंट हुई 313 की। उसके अंदर आखिर जब जजमेंट आई सामने तो उसके अंदर ये पता लगा कि ये तो पुलिस की गुंडागर्दी थी, रेड तो थी ही नहीं, रेड तो हुई नहीं उसमें। रेड यानी कि वैलिड रेड नहीं हुई जो एज पर लॉ होनी चाहिए, रेड थी ही नहीं, और रेड ये गुंडागर्दी थी पुलिस की, मैं पुलिस की गुंडागर्दी थी। जब हमने वो सारा केस देखा, जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस चल रहे थे, तो उसके अंदर ये बात आई। अब इंग्रेडिएंट्स होते हैं केस के, उसमें प्रीवियस डिमांड होती है, प्रीवियस डिमांड के ऊपर कंप्लेंट दर्ज होती है, कंप्लेंट पे केस दर्ज होता है, और फिर उसके ऊपर रेड होती है। यानी कि मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। हाँ। जितने भी करप्शन के केसेस दर्ज होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसकी 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। एक, देयर शुड बी डिमांड ऑफ ब्राइब, एंड अनदर जो इंग्रेडिएंट है दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब। ये दोनों एलिमेंट होने जरूरी हैं किसी भी करप्शन केस के अंदर। तो आपके साथ मतलब यहाँ पे डिमांड और एक्सेप्टेंस को कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस तो लेटर स्टेज है जी। जिस समय FIR लॉज होती है उस समय अंडर सेक्शन 7 होती है जी, और फिर जिस समय एक्सेप्टेंस प्रूव हो जाती है तो सेक्शन 13 लग जाता है, तो 7 और 13 में आ जाती है। लेकिन हमारे केस में क्या था, इन्होंने कहा कि इन्होंने सर्विस वेरिफिकेशन को ठीक करने के लिए 1000 रुपये मांगे, लेकिन प्रोसिक्यूशन विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन को बियर नहीं कर पाए, और उसमें कंप्लेनेंट ने ये मान लिया कि ना तो मैंने सर्विस वेरिफिकेशन देखी थी, ना ही इन्होंने मेरे से पैसे मांगे। जब उन्होंने सर्विस वेरिफिकेशन ही नहीं देखी तो मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया कि मैंने कहा भाई आपने तो सर्विस वेरिफिकेशन गलत की है, आप इसको ठीक कर दो, और उन्होंने ठीक करने के लिए पैसे मांगे। जब उन्होंने ना मेरी सर्विस वेरिफिकेशन देखी, इन्होंने कंप्लेनेंट ने अपनी विटनेस के अंदर, प्रोसिक्यूशन विटनेस के अंदर ये कहा कि 23 अक्टूबर को मैं चार्ज देने गया, और चार्ज देने के वक्त प्रिंसिपल ने मेरी सर्विस वेरीफाई की। मैंने सर्विस वेरिफिकेशन को देखकर कहा कि ये तो आपने गलत कर दी, इसे ठीक कर दो। उसकी एवज में जो उन्होंने पैसे मांगे, जब उन्होंने ये एलिगेशन लगाया तो पहला इनग्रेडिएंट जो प्रीवियस डिमांड है, प्रीवियस डिमांड ही नहीं थी तो रेड कैसे हो गई। फिर सेकंड, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होती है अकरेंस के समय, जिस समय रेड होती है। रेड में एक शैडो विटनेस होता है, शैडो विटनेस और कंप्लेनेंट दोनों इकट्ठे मिलकर जाते हैं, और शैडो विटनेस को एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आप हर बात को सुनोगे। जब एक्यूज्ड पैसे मांगेगा, डिमांड करेगा, उस समय आप इशारा करोगे और रेड हो जाएगी। इस समय, जिस समय ना तो कोई डिमांड की बात आई, कंप्लेनेंट ने अपने बयान के अंदर कहा कि मैं गया और मैंने पैसे दे दिए। शैडो विटनेस ने कहा कि जी उसने तो पैसे दे दिए, डिमांड की बात ही नहीं थी, ना डिमांड की बात आई। ना तो प्रीवियस डिमांड प्रूव कर पाए, ना ही एक्सेप्टेंस प्रूव कर पाए, ना तो एट द टाइम ऑफ डिमांड और ना ही प्रीवियस डिमांड, दोनों ही डिमांड प्रूव नहीं है। नहीं, जो कंप्लेंट में थे उसमें डिमांड के एलिगेशन थे, डिमांड के एलिगेशन, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई डिमांड का एलिगेशन नहीं आया। डिमांड का एलिगेशन आया ही नहीं। जब डिमांड का एलिगेशन ही नहीं, तब फाल्स झूठी थी। अब दूसरी झूठी कैसे थी? कंप्लेनेंट ने अपने बयान में ये कहा कि मैं 9:30 बजे गया विजिलेंस ऑफिस, मैंने कंप्लेंट दी विजिलेंस ऑफिस में 9:30 बजे, और इंस्पेक्टर विजिलेंस ने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और सीधा DC ऑफिस ले गए। और DC ऑफिस में इंस्पेक्टर
इसमें ये कहता है कि मैं खुद अंदर डीसी के पास गया और मैंने डीसी से परमिशन ली और परमिशन लेकर उसमें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कराया। जो मेरे केस के अंदर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट डीआरओ महावीर सिंह मलिक थे, वो नियुक्त हुए। उसके बाद प्री रेड प्रोसीडिंग होती है। प्री रेड प्रोसीडिंग के अंदर वहाँ डीआरओ ऑफिस के अंदर, क्योंकि वो भी सेक्रेटरिएट के अंदर ही ऑफिस है, और वो 10:30 बजे वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे प्री रेड प्रोसीडिंग हुई। दूसरी तरफ ये तो कहा कंप्लेनेंट ने, ये 10:50 का 9:30 गया, विजिलेंस ऑफिस गया, विजिलेंस ऑफिस कंप्लेंट लिखी, 10:30 बजे विजिलेंस ऑफिस से डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस से 2 मिनट में परमिशन ली और 10:50 पे डीआरओ ऑफिस पहुंच गए और वहाँ पे रेड प्रोसीडिंग हुई। प्री रेड प्रोसीडिंग जो होती हैं, जो भी एक्सरसाइज ट्रायल के तौर पर, हाँ, और कुछ एक कागज़ तैयार करने पड़ते हैं। जैसे सर्विस बुक थी, मेरा मामला एलिगेशन था सर्विस बुक वेरिफिकेशन का, तो सर्विस बुक के पेज फोटोस्टेट करा के ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, रेड में जो अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं उनको एक ट्रेनिंग है बेसिकली, वो एक्चुअल रेड से पहले एक ट्रेनिंग कराते हैं। नहीं, वो एक्सरसाइज होती है, जो बेसिक जो कंप्लीट करने पड़ते हैं कागज। उसमें इन्होंने उसको भी नियुक्ति भी शैडो विटनेस नियुक्त किया, उसके अंदर वो वेरीफाई किए, सर्विस बुक के पेज वेरीफाई किए जहां मेरी वेरिफिकेशन थी, क्योंकि एलिगेशन वेरिफिकेशन का था। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर मीमो तैयार की, 2 मीमो तैयार, एग्जिबिट P10 एग्जिबिट P12, 2 मीमो तैयार हुई। उस पर इनके सारों के सिग्नेचर हुए। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हुई कि भाई आप सभी हाथ धोएंगे, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, शैडो विटनेसेस के साथ जाएगा, वो सारी बात सुनेगा और जिस समय एक्यूज्ड पैसे मांगेगा कंप्लेनेंट से, उसी समय वो इशारा करेगा। ये प्री रेड एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। ऐसा इन्होंने दिखाया और ये टाइम दिखाया 10:50 का, और उन्होंने कहा कि हम वहाँ से 12 बजे रेड स्पॉट के लिए चलती है। 12:40 पर वो रेड स्पॉट, क्योंकि 65 किलोमीटर दूर है, 32.5 किलोमीटर एक साइड पड़ता है, करनाल से बसली 32.5 किलोमीटर पड़ता है। तो 32.5 किलोमीटर, क्योंकि सड़कें बहुत गंदी हैं, ख़राब हैं, और उधर राइस मिल भी हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, तो करीब 1 घंटा लग जाता है जाने में। उसने ये कंप्लेनेंट ने ये दिखाया कि हम वहाँ 12:40 पर पहुँचे, 12 बजे हम चले, 12:40 पर पहुँचे और 12:40 पर रेड हुई, इनको पकड़ा और हम 1:15 बजे वहाँ से इनको ले आए पकड़ के। इसके बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बयान दिया इंस्पेक्टर ने क्रॉस एग्जामिनेशन में। इंस्पेक्टर कहता है कि कंप्लेनेंट मेरे पास 12:30 बजे आया। कंप्लेंट उसने वहां नहीं लिखी विजिलेंस ऑफिस में, कंप्लेंट उसने लिख के लाया था, कंप्लेंट लिख के लाया था। फिर उन्होंने रेड पार्टी तैयार करी और वो वहाँ से 1:15 बजे डीसी ऑफिस गए और 1:15 बजे वहाँ से परमिशन लेकर प्री रेड एक्सरसाइज डीआरओ के ऑफिस में की और डीआरओ के ऑफिस से फिर 2 बजे चले। 2 बजे वो रेड स्पॉट के लिए चले और वहाँ पर 3 बजे पहुँचे, 2:45 और 3। यानी कि जो पुलिस का चलान था, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट थी, उसमें जो टाइमिंग दी गई थी वो सारी की सारी कंट्राडिक्टरी थी। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये साफ हो गया कि कंप्लेनेंट कह रहा है कि रेड हुई 12:40 पे, इंस्पेक्टर कह रहा है रेड हुई 3 बजे। और एक बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि मैनिपुलेटेड थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था इनका, इन्होंने रेड 3 बजे दिखा दी जबकि स्कूल टाइमिंग्स 8 से 2 के थे। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होती है कि स्कूल टाइमिंग 8 से 2 बजे हम छुट्टी कर देते हैं, 5 मिनट पहले लड़कियों की कर देते हैं, लड़कियां चली जाती हैं, 5 मिनट के बाद लड़कों की कर देते हैं और 2:10 पर स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं। उसके अंदर क्योंकि कोई बैड एलिमेंट स्कूल के अंदर ना रहे, प्रिंसिपल और चौकीदार सारे कमरे चेक करके कोई स्कूल के अंदर रह तो नहीं गया,
सब चले गए, टीचर चले गए, बच्चे चले गए, क्योंकि को एजुकेशन स्कूल है, हर बात का डर लगा रहता है। तो उन्हें ये चेक करना होता है कि स्कूल के अंदर कोई नहीं है। और ये फाइनली 2:10 पर गेट बंद हो जाते हैं। रेड होगी कैसे 3 बजे? जी, रेड ही पॉसिबल नहीं थी। वो था क्या 12:40 पे। जैसे ही ये मुझे लेकर गए, इन्होंने मुझे 1:15 बजे गाड़ी में बिठाया, करनाल ले आए। उसी समय जो इंचार्ज प्रिंसिपल बने गुरजोग सिंह, उन्होंने साथ के साथ ही डीओ ऑफिस को मीमो भेज दी कि मेरे स्कूल में रेड हुई है। प्रिंसिपल को पकड़ के ले गए। 12:40 पर टीम आई थी और इन्होंने प्रोजेक्ट करके छोटा सा ड्रामा, और 1:15 बजे प्रिंसिपल को ले गए। ये ऑन द स्पॉट उसी समय का एक डॉक्यूमेंट है, एग्जिबिट DB। उसके अंदर ये है, इन्होंने दिखाया रेड 3 बजे। अब वो 3 बजे वो फाल्स रेड थी, था कहाँ? नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन में 3 बजे बोल दिया। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में 3 बजे बोल दिया कि 3 बजे हमने रेड करी। कंट्राडिक्शन आ गया अपने खुद के चलान से। फिर उन्होंने क्या किया सर, रेड 3 बजे दिखाई, जबकि 3 बजे तो स्कूल में कोई भी नहीं होता है, स्कूल बंद होता है, क्योंकि 2 बजे स्कूल बंद हो जाता है। फॉल्स रेड हो गई। फिर इनके कंट्राडिक्टरी बयान आए। कंप्लेनेंट ने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के मैं 9:30 बजे गया विजिलेंस ऑफिस में। कंप्लेनेंट ने कहा कि 9:30 बजे विजिलेंस ऑफिस में जाके मैंने कंप्लेंट लिखी और 10:30 बजे मुझे इंस्पेक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के, जो मोटरसाइकिल विजिलेंस की थी, उस पर बिठा कर ले गए और DC ऑफिस चले गए परमिशन के लिए। अब ये एक्सेप्ट किया इंस्पेक्टर ने कि ये मोटरसाइकिल विजिलेंस की थी, लेकिन हमने RTI से पूछा। RTI ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि विजिलेंस, करनाल विजिलेंस में कोई मोटरसाइकिल नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपने जानकारी मांगी। कोई मोटरसाइकिल नहीं है। तो ये मोटरसाइकिल कैसे ले गए? ओह, ये भी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। कॉन्कॉक्टेड स्टोरी थी। फिर इन्होंने वहां पर जो मीमो तैयार करी, एग्जिबिट P11 रिकवरी मीमो के अंदर इन्होंने लिखा, इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कहा, एक तरफ तो ये कहते हैं कि रेड हमने जैसे ही टीम पहुंची 3 बजे, हमने कंप्लेनेंट और शैडो विटनेस को भेज दिया और 20 से 30 मिनट बाद इशारा आया। अगर हम इस बात को माने इनके बयानों को, क्योंकि बयान सारे ओथ पर होते हैं, ओथ खाकर वो डिपोजिशन होती है, ये डिपोजिशन होती है, अंडर ओथ होते हैं, टेस्टिमनी कह सकते हैं। हाँ, टेस्टिमनी। उसमें इन्होंने माना कि हम 3 बजे पहुंचे, और अगर ये 3 बजे पहुंचे तो इन्होंने ये भी कह दिया साथ ही कि 3:15 पर हमने, एक सुखा सिंह इनके ड्राइवर थे, वो भी रोड टीम के मेंबर थे, उसको हमने फोटो स्टेट कराने के लिए भेजा 3 बजे, और 3:15 बजे वो फोटो स्टेट करा के ले आया। जबकि कंप्लेनेंट और इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि रेड समाप्त होने के बाद जब उसमें करेक्शन कर दी, जब मैंने उसमें करेक्शन कर दी सर्विस बुक में, और ये कह दिया कि अभी मैंने कब करेक्शन कर दी, आप सेटिस्फाई हो, लेकिन वो करेक्शन भी मैंने अंडर रूल की। मैंने उसके अंदर, क्योंकि जब भी सर्विस वेरिफिकेशन होती है वो एज पर एक्विटेंस रोल होती है, मैंने एज पर एक्विटेंस रोल नहीं की। फिर दोबारा मैंने उसको एज पर स्कूल रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो कंप्लेनेंट था वो मेरे पास लेक्चरर था, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके चला गया। ट्रांसफ़र होके 8 अक्टूबर को गया, मैंने उसकी 30 सितंबर तक करी सर्विस वेरिफिकेशन, क्योंकि एक्विटेंस रोल जो होता है वो पे रोल होता है, उसको हमने पे 30 सितंबर तक की दी थी, तो मेरा सर्विस वेरिफिकेशन 30 सितंबर तक का बनता था, मैंने 30 सितंबर तक की थी। यानी कि कंप्लेनेंट का ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया था, आपसे यहाँ से डिस्चार्ज उसे होना था, रिलीव होना था, और उसे सैलरी वो अगला स्कूल देगा या पिछला स्कूल देगा, बचे हुए टाइम की समथिंग, ऐसा कुछ इसमें इन्वॉल्व था इशू। बचा हुआ स्कूल अगला स्कूल देगा उसको जी, अंडर रूल। सर्विस वेरिफिकेशन का ये रूल है कि चाहे लास्ट दिन भी क्यों ना रिलीव हो आदमी,
उस दिन की सैलरी वो दूसरा स्कूल देगा जहां वो नेक्स्ट ज्वाइन करेगा जाके। हमने जितना जब तो उसको सैलरी दी है हम वहां तक सर्विस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उससे आगे सर्विस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने उसकी सर्विस वेरिफिकेशन 30 सितंबर तक की थी। अब वो चाहते थे कि मैं 8 अक्टूबर तक ही कर दूं, डेट ऑफ रिलीविंग तक, यानी कि फंसाने के लिए। मैं समझ गया। आपसे वो वेरिफिकेशन जानबूझ के मैनिपुलेट करवा रहे थे। मैनिपुलेट कराने की कोशिश कर रहे थे कि अभी मैं किसी तरह इसको अगर 8 अक्टूबर कर दूं तो ये फंस जाएगा पैसे लेने के चक्कर में। लेकिन जब मैंने दोबारा वेरिफिकेशन भी करी तो 8 अक्टूबर को मैंने एज पर स्कूल रिकॉर्ड की, एज पर एक्विटेंस रोल नहीं की। और ये मैंने उनको कह दिया कि अभी मैं एज पर एक्विटेंस रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं एज पर स्कूल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको रिलीव 8 अक्टूबर को स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार किया। एक्विटेंस रोल में तो मैंने 30 सितंबर तक आपकी सर्विस वेरिफिकेशन कर दी है, तो मेरा सर्विस वेरिफिकेशन का पॉइंट तो करेक्ट था, मेरा तो गलत था ही नहीं। मैंने फेवर उनको, एक्चुअली जो आदमी रिश्वत लेगा वो इलीगल फेवर करेगा। हाँ, मतलब यहाँ पे इलीगल कुछ भी नहीं था। यहाँ इलीगल कुछ भी नहीं था, मैंने अंडर रूल किया था जो काम था। और फिर रेड तो हुई नहीं मेरे ऊपर। हाँ, रेड तो हुई नहीं, रेड तो करनी हुई नहीं। यस। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, जो जजमेंट के अंदर जो चीज सामने आई है, जो जज साहब ने बड़े गौर से इसको लिखा है, बहुत ध्यान से। जज साहब ने ये लिखा कि ये कोई भी नहीं गया, डीआरओ ऑफिस में कोई नहीं गया। डीआरओ को मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया था, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, उस ऑफिस में तो कोई गया ही नहीं। हमने उनकी लॉगबुक निकलवा ली डीआरओ साहब की, क्योंकि जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेस थे उसमें कंप्लेनेंट था, शैडो विटनेस था, इंस्पेक्टर था, डीआरओ खुद था, चारों विटनेस थे। इन्होंने कहा डीआरओ साहब अपनी गाड़ी से गए, और उनका गाड़ी नंबर भी आ गया, और अपनी गाड़ी से गए। हमने उनकी लॉग बुक निकलवा ली गाड़ी की। उनकी गाड़ी तो चली नहीं, उस दिन चली 30 किलोमीटर, जबकि वो 65 किलोमीटर चलनी चाहिए थी। हाँ, यानी कि डीआरओ साहब अपनी गाड़ी में रेड में गए। गाड़ी डीआरओ साहब ने भी झूठा बयान किया कि मैं अपनी गाड़ी में गया, जबकि लॉग बुक से पता चला उनकी गाड़ी उस रेड वाले दिन चली ही नहीं, सिर्फ लोकल में थी। लोकल में भी ये बात इसलिए भी सिद्ध हो गई क्योंकि लोकल में उन्होंने ऑन ड्यूटी दिखाया अपना 9:45 से शाम को 6:30 तक। जब वो ऑन ड्यूटी थे 9 से शाम को 6:30 तक, तो वो ऑफिस में कहाँ थे? इन्होंने सारों ने ये दिखाया कि ऑफिस के अंदर सारी प्री रेड प्रोसीडिंग ऑफिस के अंदर हुई, ऑफिस में तो कोई था ही नहीं। ये तो गुंडागर्दी थी, मैनिपुलेशन थी, पुलिस हुलिगनिज्म थी। यस। कोई नहीं गया। इन्होंने दिखाया कि डीसी साहब से मैंने परमिशन 1:30 बजे ली, जबकि 12:40 पे तो रेड हो चुकी थी। जो ऑन द स्पॉट पेपर था, जो तुरंत XBDB भेजा उन्होंने अरेस्ट इंफॉर्मेशन, वो तो 12:40 की थी। ये दिखाते हैं रेड की परमिशन 1:30 बजे, जबकि वो तो सब कंट्राडिक्शन था। और ये फॉल्स रेड थी, और फॉल्स रेड में मुझे फंसाने की कोशिश थी, जो 6.5 साल मैंने भुगता। 6.5 साल के बाद इसका जजमेंट आया, जो 6.5 साल भुगता, जो मेरी डेफेमेशन हुई, सभी अखबारों में इन्होंने दे दिया दिखाने के लिए। और ये सारा का सारा रचा हुआ खेल था मिस्टर अशोक चौहान का, जो उस समय करनाल विजिलेंस के इंचार्ज थे, क्योंकि वो अपने दामाद महावीर सिंह को बचाना चाहते थे। वो उस वाले केस में जो मारपीट का था, उसमें उनको सजा होनी थी, और फिर उसमें सजा हुई भी उनको। उनकी अपील भी डिसमिस हुई, और वो उनके कन्विक्शन भी सस्पेंड नहीं हुई। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है दर्शकों के लिए। जैसे आपने जो FIR मारपीट वाले केस में करवाई थी, उसमें केस की अभी ट्रायल चल रहा था। इस ट्रायल के दौरान उनको ये डर था कि इस केस में हम सजा हो जाएगी हमारे को, तो उन्होंने आपके ऊपर झूठा विजिलेंस का केस डलवाया। तो इस विजिलेंस केस के दौरान को उन्होंने कोई कंप्रोमाइज का ऑफर किया आपको? कंप्रोमाइज किया उन्होंने। जब मुझे सेशन जज के सामने कोर्ट में पेश किया विजिलेंस केस में,
क्योंकि मुझे जैसे ही उन्होंने अरेस्ट किया तो फिर कोर्ट में भी पेश करना होता है। तो मिस्टर PL आहूजा सेशन जज थे, उनकी कोर्ट में मुझे पेश किया तो इनके एडवोकेट भी आ गए, जो उस केस के अंदर इनके एडवोकेट थे। ये महावीर सिंह जो महावीर बताया, सिंह के केस में मेरी जो मैंने इनके ऊपर प्रोटेस्ट पिटीशन डाली, प्रोटेस्ट पिटीशन में जो फिजिकल असॉल्ट का केस था, हाँ, उसमें इन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारा अपना केस वापस ले लो, हम आपकी मदद करेंगे इस केस में। मतलब आपको ये मेरे से ये कहा कि आप अपना फिजिकल असॉल्ट वाला केस वापस ले लो, फिजिकल असॉल्ट वाला केस वापस, प्रोटेस्ट पिटीशन वापस ले लो, तो इस फिर हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केस में आपकी मदद करेंगे जी। लेकिन वो तो स्वार्थ सिद्धि में ऐसा बात कह रहे थे। जब मैंने उनको कहा क्या करोगे, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वो मेरी हेल्प क्या करेंगे, क्योंकि केस तो सारा झूठा था। अब वो कुछ भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो केस जो बन गया उन्होंने तो उसी लाइन पे चलना था, वो मेरी मदद कर ही नहीं सकते। और ज्यादा से ज्यादा होस्टाइल हो जाता कंप्लेन, होस्टाइल हो जाता। होस्टाइल को भी कोर्ट माने या ना माने, हाँ। वो कोर्ट की मर्जी है। लेकिन उसमें हुआ क्या, मैंने रिफ्यूज कर दिया, भाई मैं फेस करूंगा। मतलब आप कॉन्फिडेंट थे कि जब मैं confident ऑनेस्ट था। हूं तो आई विल प्रूव एवरीथिंग, मैं क्यों करूं आपके साथ कंप्रोमाइज। और उनको फिर सजा हुई इस केस के अंदर, उनकी अपील फिजिकल असॉल्ट वाले केस में उनको सजा हो गई, सजा हो गई और उनकी अपील भी डिसमिस हो गई। अच्छा, उन्होंने सजा वाला केस जा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट से सजा हो गई, सजा हो गई। उसकी अपील उन्होंने सेशन कोर्ट में डाली, सेशन कोर्ट में उनको वहां भी सजा हो गई, वहां भी उनको सजा हो गई। सजा कितने साल की थी? 1 और 1.5 साल के बीच में। इन पर 3 वो थे, 325, 353, 323, 353, 506 IPC, सभी धाराओं में इनको सजा हुई है, सभी धाराओं में 1 से 1.5 साल के बीच की सजा और 1000 से 1,500 के बीच में जुर्माना जो इनको हुआ है उसके अंदर। उसी से बचना चाहते थे। उस केस में इनका डिसमिसल हो गया। अच्छा, डिसमिसल का मतलब आपको स्कूल में बच्चों के सामने पीटा, हाँ। इनको सजा हुई, तो वो गवर्नमेंट ने मॉरल टर्पिट्यूड कंसीडर कर लिया उसको। मॉरल टर्पिट्यूड कंसीडर करके इनको डिसमिस कर दिया। अच्छा, इनको लेकिन वो डिसमिस वाला ऑर्डर कन्वे हुआ इनको? डिसमिस वाला कन्वे भी हुआ, लेकिन इनके पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा थे, लिंक्स बहुत ज़्यादा थे। और ख़ास तौर पे अशोक चौहान जो कमिश्नर थे पुलिस के, वो उनके हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी और इनके लिंक थे। उन्होंने इनकी डिसमिसल तो HPSC से भी अप्रूव हो गई थी। अच्छा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूवल लेना पड़ता है? हाँ, डिसमिसल गवर्नमेंट करने के बाद जब तक HPSC से अप्रूवल ना ले तब तक डिसमिसल लागू नहीं होता। तो HPSC ने भी इनको अप्रूवल दे दी थी, ये डिसमिस कर दो, लेकिन इन्होंने CM लेवल से अप्रोच लगा के फिर अपनी डिसमिसल को वापस ले लिया। रीइंस्टेटमेंट हुए। और पनिशमेंट क्या अवार्ड, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या पनिशमेंट दिया इनको? पनिशमेंट तो बस फिर इनको रीइंस्टेट अवार्ड दिया। नहीं, माइनर और मेजर पनिशमेंट कुछ मेजर नहीं दिया, माइनर पनिशमेंट भी अवार्ड कुछ भी नहीं दिया, इनको तो रिवार्ड मिल गया। नहीं, जैसे कुछ इंक्रीमेंट काट लेते हैं, माइनर पनिशमेंट देते हैं। 5 इंक्रीमेंट। अच्छा, विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अच्छा, वो पनिशमेंट फिर इनको अवार्ड। 5 इंक्रीमेंट विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का ऑर्डर किया, लेकिन उसके बारे में भी मुझे नहीं पता इन्होंने काटी कि नहीं काटी, क्योंकि इनके DO ऑफिस के अंदर भी रिश्तेदार थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, वो इनकी उसकी बुआ की लड़की इनके साथ भी आई हुई थी, कंप्लेनेंट के साथ। वहां पे भी इनकी इंक्रीमेंट नहीं काटी गई। नहीं, अभी एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूज ना हो हम लोग या दर्शक। यानी कि जब इनको 1 साल की सजा हो गई तो इनको गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से। हाँ जी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अप्रूवल दे दिया। अब वो डिसमिस वाला ऑर्डर खत्म कैसे हुआ? यानी कि इनको जो रीइंस्टेटमेंट हुई, बहाली हुई इनकी, या इनको पनिशमेंट इन्का चेंज कर दिया, डिसमिसल से इंक्रीमेंट काट लिए 5 विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हाँ जी। उसके लिए कैसे इनका, मतलब इन्होंने पहले तो CM ऑफिस में अप्रोच किया, वहाँ से इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी कि ये जो है ना ये एलिगेशन है, इस पर इंक्वायरी कराई जाए। और वो एलिगेशन पे इंक्वायरी का बहाना बनाकर इनको रीइंस्टेट कर दिया जी। इन्होंने अपने बचने के लिए
इनको वहीं से मिली होगी सलाह कि अभी आप ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिखो। ये वो एलिगेशन लगाए इन्होंने जो एलिगेशन ऑलरेडी कोर्ट प्रूव कर चुकी यानी जो डिसमिसल वाला ऑर्डर था गवर्नमेंट ने एबियंस में रख दिया Abeyance और उसकी जगह एक डिफरेंट पनिशमेंट पास करके इनको कहा कि चलो नौकरी करो, बहाल कर दिया इनको। नौकरी बहाल कर दिया। और बहाल उस एलिगेशन पे कर दिया, उस कंप्लेंट पे कर दिया जिसमें इन्होंने वो एलिगेशन लगाए जो ऑलरेडी प्रूव हो चुके थे। और जो क्रिमिनल यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने गवर्नमेंट को दी, जो रिप्रेजेंटेशन उस रिप्रेजेंटेशन में जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए वो ऑलरेडी कोर्ट से प्रूव हो चुके थे, यानी कि वो इनके अगेंस्ट। लेकिन वो एक इनका एक तरीका था दोबारा सर्विस में आने का। जबकि एचपीएससी ने इनकी एक्सप्लेनेशन करी कि क्या कारण हुए जब हमने इसको डिसमिसल के ऑर्डर कर दिए तो तुमने दोबारा इसको रीइंस्टेटमेंट। अच्छा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक्सप्लेनेशन मांगी, इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी, इनसे मांगी कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। इन्होंने उसको भी ओवरलुक कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया और ये सर्विस में आ गए। आज भी ये डिसमिस हैं, हाई कोर्ट के अंदर इनकी जमानत है। नहीं, मैं समझ गया। जब सेशन कोर्ट से अपील में इनको सजा बरकरार होगी तो इन्होंने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की, ये अंदर हो गए, रिवीजन पिटीशन फाइल की ना, तो दैट रिवीजन पिटीशन इज पेंडिंग। नहीं, रिवीजन पे नहीं की, इन्होंने अपील की। नहीं, अपील सेकंड अपील लाई नहीं करती ना क्रिमिनल लॉ में। अच्छा, सेशन की अपील लाई करती तो आगे क्रिमिनल रिवीजन जाती। हाँ, वो क्रिमिनल रिवीजन की इन्होंने। अच्छा, वो पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। उसमें भी इनकी सस्पेंशन को तो कर दिया लेकिन इनकी कन्विक्शन को बहाल नहीं किया। मैं समझ गया, इनका सेंटेंस सस्पेंड कर दिया, ये बेल पे आ गए, बाहर आ गए। और इनका जो है कन्विक्शन अभी सस्पेंड नहीं हुई, कन्विक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ। 65 दिन जेल के अंदर रहकर आए, 65 दिन के बाद इनकी बेल हुई। आज भी ये कन्विक्टेड है, अभी भी वो केस मतलब ऑन रिकॉर्ड कन्विक्शन का स्टेटस है इनका, आज भी है। जी। अच्छा, एक आपको एज ए मतलब टीचर बहुत सारे अवार्ड मिले लाइफ में, आप एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी रहे हैं, समाज ने आपको बड़ा चाहा है, जिस गांव में जिस स्कूल में आपने पढ़ाया वहाँ आपकी बहुत इज्जत हुई है, पंचायतों ने आपको सम्मानित किया है, बहुत अखबारों में भी आपके बारे में आया है, आपकी अच्छाई के बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में, आपने जिस भी स्कूल में गए उसको उसका लेवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया है। तो जब ये घटना घटी आपको हथकड़ी लगी होगी जब उठा के लेके गए आपको, और जब आपको जेल हुई तो ये जो बदनामी का लेवल था, आप किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरे उस समय? बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरा वक्त था। और इन्होंने तो एक चाल चल दी अपनी, लेकिन वो किस तरह गुजरती है किसी आदमी पर, ये वही जान सकता है। एक स्टेज मेरे ऊपर ऐसी आई कि मैं फंदा लगा लूं, सुसाइड करने का सोचा आपने? हाँ, मैं शक्ल ना दिखाऊं इस लोगों को। जो भी मेरी तरफ देखता था वही हंसता था। हालांकि लोग ये जानते थे कि ये बिल्कुल ट्रू केस है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बावजूद इसके एक इंसान को इंटरनल फीलिंग ऐसी होती है कि क्या हो गया तेरे साथ, बिना बात बैठे उठाए। इनका क्या बिगड़ा? इनका तो अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, जिन्होंने इतना बड़ा झूठा केस बना दिया। अच्छा, एक और समस्या है विनोद जी समाज में ना, जैसे किसी का बरी हो जाए कोई 8 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन समाज उसके एक्विटल को एक्विटल की नज़र से देखता ही नहीं है। समाज कहीं ना कहीं वो बायस्ड ही रहता है, यार इस आदमी के खिलाफ तो केस हुआ था। है ना? तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं जब तक लाइफ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। तो ये जो सारी जर्नी रही आपकी, रिटायरमेंट तो आपकी रुल गई होगी इसमें? रिटायरमेंट रुल गई, सारे बेनिफिट रोक लिए थे, लेकिन जजमेंट के बाद इन्होंने अपील भी कर दी, वो रिवीजन भी डाल दिया हाई कोर्ट के अंदर। जब हाई कोर्ट से भी इनकी रिवीजन डिसमिस हो गई। नहीं, रिवीजन किस चीज़ में? जब इन्होंने अपील की ना सर, क्रिमिनल जिसमें सजा हुआ था, जिसमें सजा हुए। नहीं, वो तो पेंडिंग है ना केस अभी, उसमें सेंटेंस सस्पेंड हुआ था, बेल हो गई थी इनको, कन्विक्शन अभी भी हेल्ड है, वो मतलब चल रही है क्रिमिनल रिवीजन या डिसाइड हो गई है? मिस सबीना थी जज। नहीं, वो ठीक है, हाँ जी, उन्होंने इनकी डिसमिस कर दी। वो कोई ऐसा होता होगा नहीं, या तो कन्विक्शन सस्पेंड करवाने की एप्लीकेशन डाली होगी, वो डिसमिस हुई होगी। ये गए हाई कोर्ट कन्विक्शन के अगेंस्ट, कन्विक्शन के अगेंस्ट गए, उस कन्विक्शन के अगेंस्ट जिसमें हाई कोर्ट में गए, वो इनकी डिसमिस हुई। देखिए, मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब भी कोई मुलाजिम के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है तो हाई कोर्ट से वो सस्पेंशन जो सेंटेंस है उसको तो सस्पेंड करवाते ही करवाता है, तो वो कन्विक्शन को भी सस्पेंड करवाने की एप्लीकेशन लगाता है। तो कन्विक्शन जो सस्पेंड होती है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होती है, इसीलिए वो डिसमिस हुई होगी जहां तक मेरा मानना है। चलिए, खैर अभी आप वाकिफ नहीं है उस सब्जेक्ट से, इनका स्टेटस क्या है हाई कोर्ट वाले केस में। तो
ये जो जजमेंट थी ट्रायल कोर्ट की, इसमें ये फाइंडिंग आई है कि इट वाज ए फॉल्स केस? हाँ जी, कई जगह आई है। जो फाइंडिंग थी जज यहाँ हमारी जो ट्रायल कोर्ट थी, उसने सेवरल प्लेसेस पे लिखा है, सेवरल जगह पे लिखा है ये फॉल्स केस था, फॉल्स केस था, फॉल्स केस था, फॉल्स केस था। ये एक्विटल कब हुए, कौन से साल में हुए आप? एक्विटल हुआ 10/4/2013 को। 2013 को। हाँ, केस तो जब आपका एक्विटल हुआ, कोर्ट ने ऑनररी एक्विटल की फाइंडिंग भी आपके हक में दे दी। हाँ जी। तो कोर्ट ने कोई कंपनसेशन ग्रांट नहीं किया? कोई कंपनसेशन ग्रांट कौन पूछता है सर? इतना कॉम्प्लिकेटेड जमाना है, इतना कॉम्प्लेक्स। देखिए अभी तो क्रिमिनल लॉ चेंज हो गया है, लेकिन जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था तो 357 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कंपनसेशन का ग्राउंड है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बहुत बार कहा है कि ट्रायल कोर्ट अक्सर बरी करते हुए, ऑनररी एक्विटल करते हुए कंपनसेशन ग्रांट नहीं करते। और ये जो 357 सीआरपीसी था प्रोविजन, जो अब नए एक्ट में नया नाम, नया धारा उसको दे दिया गया होगा, तो इसके तहत इसको बेसिकली इग्नोर किया गया, इस प्रोविजन को थोरोली, कंपनसेशन रिगार्डिंग। तो आपने एक चीज और, आपको एडवाइस किसी ने किया होगा कि सिविल सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ऐसा कुछ फाइल किया? मुझे किया, लेकिन वो मैंने नहीं डाला, मैंने पर्जरी का केस डाला इनके ऊपर। अब इनके ऊपर एक पर्जरी का केस डाला हुआ है मैंने। चलिए वो पेंडिंग केस है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड जो केस फाइनलिटी अटेन कर चुका है, जो मैटर सब जुडिस नहीं है, हम उस पर बात रखेंगे अपनी। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज है। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी। अच्छा, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि विजिलेंस जैसी एक ऐसी संस्था जो एक स्पेशल टास्क उसको दिया जाता है करप्शन को हटाने के लिए, मतलब करप्शन में युक्त लोगों को पकड़ने के लिए, समाज से करप्शन खत्म करने के लिए उसका योगदान होना चाहिए, वो खुद कैसे मतलब गलत एफआईआर दर्ज करती है और करप्शनल एक्टिविटी, यानी कि कैसे आप, जैसे आपका तो करियर ही चौपट कर दिया था अगर आप बरी ना होते तो। मैं तो सर आज भी इंजर्ड हूँ। आज भी इंजर्ड है क्योंकि इनको करे की सजा नहीं मिली। ये जो दर्द आपकी, ये दर्द आपके साथ जिंदगी भर चलेगा। हाँ, इनको करे की सजा तो मिलनी चाहिए थी। जी। ना कोर्ट संज्ञान लेती है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो कंप्लेनेंट्स थे, इनके खिलाफ और लोगों ने भी कभी कोई कंप्लेंट्स दी? बहुत। ये तो गुंडे थे वहां के। और नहीं, इनकी जो कंप्लेंट्स में हुआ क्या? किसी और की कंप्लेंट में कोई डिपार्टमेंटल एक्शन, चार्जशीट या कोई? डिपार्टमेंट पुलिस से डरता है, इनके पुलिस के साथ संबंध है। नहीं, इनके पुलिस के साथ तो है, लेकिन डिपार्टमेंट का अपना हायरार्की है, डिपार्टमेंट कंप्रोमाइज करा देता है बस। इनकी एक कंप्लेंट है, इनकी तो 50 कंप्लेंट है। अच्छा, आपके पास वो रिकॉर्ड है? हाँ, मेरे पास वो रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वो इनके तो बहुत कंप्लेंटें हैं। अच्छा, एक्शन इनके खिलाफ कोई नहीं लगा? एक्शन कभी नहीं हुआ इनके खिलाफ। पॉलिटिकल इनको कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिलता गया। पॉलिटिकल एसलम, यानी सत्ता के लोगों ने इनको हमेशा प्रोटेक्ट किया। हाँ, सत्ता के लोगों ने गुंडों को प्रोटेक्ट किया, इनको नहीं, गुंडों को प्रोटेक्ट किया। इनको तो किया ही किया। आप इस चीज का शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, समाज में गंदगी होती है, खराब लोग होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इनका कोई एक इंसिडेंट है, इनके तो यौन शोषण के केस हैं। अच्छा, वो भी कंप्लेंट्स हैं इनके अगेंस्ट? हाँ, इन्होंने स्कूल के अंदर एक पीटीआई थी, उसके साथ इन्होंने यौन शोषण का केस हुआ और वो मेंटली वो हो गई, और फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ इनके ऊपर। चलिए, इनको पॉलिटिकल एज मिलता रहा। हाँ। कहीं ना कहीं शरण पॉलिटिकल मिलती रही, जिसकी वजह से यही नहीं, बहुत सारे गलत लोग हैं वो बच जाते हैं। चलिए सर, विनोद प्रकाश वर्मा जी, आपके साथ ये सेशन बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आपकी ये जो कहानी है विजिलेंस केस में ऑनररी एक्विटल की, उनको ये इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक कहावत है, ऑनेस्टी जो है इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और हमेशा ऑनेस्टी विन करती है। देखिए, सच्चाई को ना समय लगता है, समय इनको भी लगा। इन्होंने भी मल्टीपल ईयर्स, 6-7 साल, हाँ जी, 6 साल लगे। 6 साल तक इन्होंने जो एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति जीवन में जी, ये घर से बाहर नहीं निकल सकते थे जब केस चल रहा था। हर कोई इनको एक इस निगाह से देखता था कि ये करप्ट आदमी है, ये जानते हुए भी, और मेरी फेवर में खड़े होते हुए भी। हाँ, पर एक चीज़ अच्छी भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी अखबार की इन्होंने मेरे को कटिंग्स दिखाई, जिसमें समाज के बहुत सारे लोग, जैसे टीचर यूनियन, इनके कुलीग्स, गांव के लोग, समाज के लोग या पंचायत, वो सब इनके हक में थी। उन्होंने बार बार गवर्नमेंट को अप्रोच किया, लिखा, और इवन अखबारों के अंदर ये छपा कि इनकी दोबारा जो विजिलेंस केस में वो इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसे इनके साथ समाज खड़ा था, लेकिन इनके साथ
जो बाद में न्याय भी हुआ, लेकिन उसमें वक्त लगा। देखिए, जब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो कांटों से निकलना ही पड़ता है और सच्चाई को जीतने में वक्त लगता है, लेकिन एक दिन सच्चाई ही जीतती है। तो आई थिंक ये वीडियो आज आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। विनोद प्रकाश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच।